जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। एडुटेरिया एडियो फुल लेंथ टेस्ट नंबर 11 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ परीक्षा वाटिका, इस टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। फटाफट सारे लोग सेशन को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि नए वीडियो टेस्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है हमारा, संगमरमर, कार्टजाइट, स्लेट और माइका सिस्ट किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, कायांतरित चट्टाने हैं ये सारे। और इस प्रकार की चट्टाने जो होती है ना, गर्मी और दबाव के कारण बनते हैं। और आग्नेय और तलछटी चट्टानों के जो बनी कायांतरित चट्टाने होते हैं, जैसे कि आग्नेय चट्टाने हो गए, अवसादी हो गए। जैसे आग्नेय ना कई प्रकार, जैसे मूल चट्टान जो होता है कभी कभी ग्रेनाइट वाला होता है, कभी बेसाल्ट वाला होता है। ग्रेनाइट जो उसका मूल चट्टान होता है तो उसका कायांतरित बनेगा तो नीस बनेगा। मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए चट्टानों के प्रकार दिए गए, मूल चट्टान और कायांतरित चट्टान दिया गया। अगर आग्नेय चट्टान का प्रकार है तो मूल चट्टान क्या होगा, ग्रेनाइट से बना होगा, तो ये कायांतरित चट्टान जो बनेगा नीस होगा। आग्नेय बेसाल्ट होगा तो बनेगा हॉर्नब्लेंड। अवसादी होगा चूना पत्थर से बनेगा तो संगमरमर। अवसादी से कोयला और ग्रेफाइट कोयला। अवसादी से बलुआ पत्थर अगर होगा मूल चट्टान तो कायांतरित चट्टान क्वार्टजाइट होगा। और अवसादी चट्टान का मूल चट्टान अगर सेल या मिट्टी होगा तो कायांतरित चट्टान जो बनेगा वो स्लेट, माइका, सिस्ट बनेगा। साथियों आप लोग को पता होगा कि बीपीएससी एडीओ का एग्जाम डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। एग्जाम डेट एक्सटेंड हुआ है, आप सभी को समय मिलेगा। उम्मीद है कि मार्च में ही एग्जाम होने वाला है। तो एक नया टेस्ट स्टार्ट किया गया है जो 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग का एडमिशन चालू हुआ, ऑफर प्राइस 249 दिया गया है। इस टेस्ट में आपको डेली बेस्ड 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। डायरेक्ट वॉइस चैट मेरे साथ होगा। जो भी आपको प्रॉब्लम होगा या फिर किसी टॉपिक को लेकर चर्चा करना हो, मेंटरशिप की व्यवस्था उपलब्ध है यहाँ पर। और कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा जो कि आपको इन 60 दिनों में पढ़ना है। करंट अफेयर्स का सेशन अलग से चलेगा। जो बच्चे मैथ और रीजनिंग में वीक हैं उनके लिए अलग से इसका सेशन चलने वाला है, अलग से क्लास भी होगा। अब इसमें टेस्ट कितने होंगे तो भी बता देता हूं आपको। इस बीपीएससी एडीओ 2026 मेगा मॉक टेस्ट में 40 फुल लेंथ टेस्ट करवाए जाएंगे। पेपर 1 से 10 टेस्ट, पेपर 2 से 15 और पेपर 3 से कुल 15 टेस्ट होंगे, यानी टोटल 40 टेस्ट करवाए जाएंगे आपको। मेंटरशिप से लेकर के वॉइस चैट तक की सारी सुविधा उपलब्ध है। 40 टेस्ट मिलेंगे और जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली बेस्ड पर होगा, डेली स्टडी मटेरियल जाएगा। आपकी तैयारी ना बूस्ट करेगी। निश्चित रूप से अपना सक्सेस अनलॉक कर सकते हो इस मेगा मॉक टेस्ट के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका फी 249 है। और नीचे दिए गए नंबर व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए 8676934039। इस नंबर पर पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको। यहीं से जाकर के फटाक से सारे लोग ज्वाइन कर लो। आज 2 जनवरी है, 3 दिन का समय है, ऑफर भी है, अभी जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? नहीं को कोड कीजिए यहाँ पर, बताइए कौन सा होगा। ये हो जाएगा कौन सा, विकल्प डी, सवाना का घास मैदान। घास के मैदान 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं उष्ण कटिबंधीय, क्या होते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास मैदान। और दूसरे कौन से होते हैं? समशीतोष्ण, समशीतोष्ण। ये दोनों घास के मैदान के प्रकार हैं। उष्ण कटिबंधीय घास मैदान क्या होते हैं कि इन्हें अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि अफ्रीका में इसको सवाना नाम से जाना जाता है। कहां पर? अफ्रीका में किस नाम से? सवाना नाम से अफ्रीका में जाना जाता है। उसके बाद ब्राजील में ना कैंपोस नाम से जाना जाता है। कैंपोस, सेम घास के मैदान को ब्राजील में कैंपोस नाम से जाना जाता है, इसी उष्णकटिबंधीय घास मैदान को। वेनेजुएला और कोलंबिया में लानोस नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लानोस नाम से। कहां कहां? वेनेजुएला और कंबोडिया में, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अब समशीतोष्ण घास मैदान क्या होते हैं? तो इनको भी ना अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे यूएसए प्लस कनाडा में इसको, यूएसए प्लस कनाडा में इसको जाना जाता है प्रेरीज के नाम से, प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। और अर्जेंटीना में पंपास कहा जाता है। पंपास कहां पर? अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में इसको पंपास कहा जाता है। और वेल्ड कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में इसको वेल्ड का घास मैदान कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की बात करें, यहां आ जाएगा, चलो लिख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड की बात कहें तो इसको ना रेंज लैंड्स कहा जाता है। क्या? रेंज लैंड्स कहा जाता है।
इन सारे क्षेत्रों में। ये डाउन्स का घास मैदान भी कहा जाता है। क्या चीज? डाउन्स। डाउन्स ना सबसे ज्यादा फेमस वर्ड है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण निम्न में से क्या होता है? इसको मिटा लो। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो पहले देख लेते हैं, उसके बाद कूट की सहायता से सही उत्तर चूज करना है। पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट, फिर बढ़ेंगे कूट की तरफ, कौन कौन सा सही होगा या गलत होगा। पहला क्या दिया गया? दिन और रात होता है। तो क्या है? घूर्णन के कारण निश्चित रूप से दिन और रात होगा। मौसम में बदलाव होता है, तो ये मौसम जो होता है ना, ये बदलाव नहीं होता है। ठीक है, ये वाला यहाँ पर गलत दिया गया है। हवाओं का मुड़ना बिल्कुल संभव है, जो कॉरियोलिस फोर्स होता है घूर्णन के कारण ही होता है, आप सभी को पता है। सूर्य का पूर्व से पश्चिम की ओर जाना, ये भी घूर्णन के ही कारण होता है, ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। मौसम में बदलाव जो होता है ना, ये परिक्रमा के कारण होता है, घूर्णन के कारण नहीं। किसके कारण? परिक्रमा के कारण होता है मौसम में बदलाव। ये वाला नहीं हुआ, 1, 3 और 4 हो जाएगा। देख लीजिए 1, 3 और 4 कौन सा कूट है? विकल्प बी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्नलिखित में से कौन से भू आकृतियां हवा की क्रिया यानी कि एओलियन प्रक्रियाओं से बनती है? करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कूट की सहायता से सही उत्तर चूज करना है। बताइए कौन कौन से होंगे। तो रेत का टीला बनेगा। रेगिस्तानी इलाकों में जो हवा चलती है तो जमीन की सतह के पास के चट्टान से बहुत ज्यादा काट देती है ना, तो वहां चट्टान का ऊपरी हिस्सा क्या होता है? कम कटता है। और रेत हवा का साथ एक जगह से दूसरे जगह रेत को लेकर चला जाता है। और जिस जगह हवा को कोई रुकावट नहीं मिलेगी, रुकावट मिलेगी या फिर वहां हवा की गति कम हो जाएगी, तो वहां पर जो जमा हुई रेत होती है या रेत का टीला बन जाता है। और लोएस एक तरह का ना गाद होता है। ये लोएस जो होता है ना, एक तरह का गाद होता है जिसमें हवा रेगिस्तानी इलाकों से बहुत दूर लेकर जमा कर देती है। ये भी प्रक्रिया होगी। और मशरूम चट्टाने भी बनेगी वहां पर। तीनों सही हो जाएंगे, 1, 2 और 3। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि सारा चीज दिख पाए। चलिए इतना सही है, दिख रहा है ना सारे लोग को। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, उसके बाद कूट दिया गया है, कौन सा सही है। कूट को देखेंगे बाद में, पहले स्टेटमेंट को देखिए। पहला स्टेटमेंट यहाँ क्या दिया गया है? इसमें आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण इनका रंग लाल होता है। बिल्कुल सही दिया गया है। जो मिट्टी में भारी वर्षा की स्थिति होती है तो पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टान पर विकसित होती है, और इसमें एफईओ यानी कि फेरस ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। इसके कारण इसका लाल रंग हो जाता है। ठीक, रंग क्या होता है? लाल हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया गया है? इसमें आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह भी स्टेटमेंट सही दिया गया है, क्योंकि ऑर्गेनिक पदार्थ और नाइट्रोजन वाले पदार्थों की इसमें कमी होती है। फास्फोरिक एसिड भी इसमें शामिल हो जाएगा। यह भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या दिया गया? ये मुख्य रूप से अधिक वर्षा और घने जंगल वालों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वाला ना लाल मिट्टी ना प्रायद्वीपीय क्षेत्र के पूर्वी हिस्सा को कवर करता है, जिसमें छोटा नागपुर का पठार हो गया, ओडिशा हो गया, पूर्वी छत्तीसगढ़ का इलाका, तेलंगाना, नीलगिरी पहाड़ी, तमिलनाडु पठार, ये हो जाएगा। ये ना घने जंगल वाला क्षेत्र, ये वाला स्टेटमेंट गलत दिया गया है। चौथा दिया गया है, यह मुख्य रूप से क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर बनती है। ये वाला भी यहाँ पर सही दिया गया है। जो पश्चिम में कोंकण का क्षेत्र है महाराष्ट्र का, जो उत्तर की ओर तक फैला हुआ है, यहाँ पर कई तरह की फसलें भी उगाई जाती है, जैसे कि गेहूं, चावल हो गया, बाजरा और कई प्रकार की दालें यहाँ पर उपजाई जाती है। ये क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर बनी है। ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट है, तो हो जाएगा 1, 2 और 4, विकल्प ए सही जवाब हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म संक्रांति और शीतकालीन संक्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिर से कूट की सहायता से कौन सा यस सही है। पहले स्टेटमेंट देखते हैं, फिर कूट की तरफ बढ़ेंगे। पहला है, ग्रीष्म संक्रांति पर सूर्य कर्क रेखा पर ठीक ऊपर होता है। ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही दिया गया। 21 जून को पृथ्वी अपनी कक्षा में इस तरह स्थिर होता है कि सूर्य जो होता है कर्क रेखा पर कितना 23.5 डिग्री होता है ना, पढ़े हो ना, नॉर्थ पर ठीक ऊपर होता है। ये वाला तो सही हो गया। दूसरा देखिए क्या दिया गया है, शीतकालीन संक्रांति पर सूर्य मकर रेखा पर ठीक ऊपर होता है। ये वाला भी सही दिया गया। मकर रेखा पर भी 23.5 डिग्री, कितना 23.5 डिग्री होगा, साउथ होगा, साउथ पोल पर ठीक सिर के ऊपर होगा, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। तीसरा क्या है यहाँ पर, ग्रीष्म संक्रांति उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। ठीक, ये बात तो सही है। ये वाला भी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस तारीख को जो उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, जिससे सबसे लंबा दिन होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, सूर्य दूर झुका होता है, तो छोटा दिन होगा वहां पर। चौथा स्टेटमेंट है, शीतकालीन संक्रांति दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर भैया गलत दिया गया है, क्योंकि शीतकालीन संक्रांति जो होती है ना दक्षिणी गोलार्ध में ना सबसे लंबा दिन होता है, सबसे छोटा नहीं होता है, सबसे लंबा दिन होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट बाबा गलत हो गया।
1 2 3 यहाँ पर सही हो जाएंगे, 1 2 और 3 विकल्प ए करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, नहीं को कोड कीजिए, बताइए कौन सा होगा। तो माउंट किलिमंजारो हो जाएगा, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये ना लगातार फूटता है, लावा, गैस, राख और टूटा फूटा सामान निकलता है इससे। दुनिया में 500 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं अभी, अगर पूछा जाए तो 500 से अधिक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीति ला दर्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, उत्तराखंड में यह स्थित है। ठीक, और यहाँ पर दिया गया है और कौन कौन सा है, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा होगा। तो हिमाचल प्रदेश का ऑप्शन आएगा तो बाराला दर्रा हो जाएगा, बाराला चा, और एक होगा सिपकीला, सिपकीला, ये दर्रा का नाम है, ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। अगर सिक्किम में पूछा जाए, सिक्किम का जो हो जाएगा ये हो जाएगा, एक तो है जेलेप ला दर्रा का नाम है, एक है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है बहुत फेमस है, नाथुला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश का अगर पूछा जाए तो बोमडीला यहाँ का इंपॉर्टेंट दर्रा है। अगर ज्यादा से ज्यादा पूछा जाएगा तो जम्मू कश्मीर का पूछ दिया जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर शॉर्ट में लिख लिए। यहाँ पर बुर्जिला दर्रा होगा, कौन सा, बुर्जिला दर्रा, और एक हो जाएगा जोजिला। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर जम्मू कश्मीर का है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित द्वीप समूहों में से किसमें 572 द्वीप है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लक्षद्वीप और अरल सागर में 36 कोरल द्वीप का समूह है, 36 कोरल द्वीप का, इसका कोरल। अगला देखिए, बाब अल मंडेव जल मरुमध्य निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ता है। तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने का काम करता है, विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, और इस तरह की बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, तो ये सारा देख लेना, कौन सा क्या किसको जोड़ता है, किसको अलग करता है, कौन सा स्थान है, ये सारा आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है। तो सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा चाल। चाल एक अदिश राशि है। वेग क्या होगा, वेग हो जाएगा सदिश राशि, विस्थापन भी हो जाएगा सदिश राशि, और बल भी हो जाएगा एक सदिश राशि। चाल ना अदिश राशि है। और सदिश राशियां क्या होती है, जिसके परिमाण और दिशा जो दोनों होंगे तो वो सदिश राशि होंगे। और अदिश राशि क्या होगी, जिसके केवल परिमाण होंगे, दिशा नहीं होगा, वो अदिश राशि होगी। अगला देखिए, विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो इसकी इकाई एम्पियर हो जाएगी, वेरी इजी, एम्पियर हो जाएगी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, फॉर्मूला याद है ना आप लोगों को। प्रकाश सबसे तेज गति से किस माध्यम में चलता है। तो ये चलेगा वायु में, विकल्प भी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और अपवर्तनांक का अगर मान चले अधिक घनत्व का बात पूछा जाए तो प्रकाश की गति क्या होगी, कम होगी। और अपवर्तनांक का क्रम अगर पूछा जाए तो हीरा सबसे धीमा होगा 2.4 के साथ, हीरा के बाद कांच आएगा 1.5, उसके बाद जल आएगा 1.33 जिसको वाटर, और वायु का होगा 1.0003 होगा, जो कि सबसे तेज होगा, सबसे तेज होगा। और हीरा का क्या होगा, सबसे कम होगा, सबसे कम 2.4 के साथ, वायु सबसे तेज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विभवांतर मापने का उपकरण है वोल्टमीटर, वेरी इजी। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांग मिश्रण है। तो तेल और पानी जो हो जाएगा विषमांग मिश्रण होगा। समांग मिश्रण जैसे समान संगठन, अगर नमक का घोल का सिरका के साथ होगा, अगर नमक का घोल अगर सिरका के साथ होगा तो ये समांग मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, समांग मिश्रण। तेल और पानी हो गया विषमांग मिश्रण। किसी तत्व की परमाणु संख्या दर्शाती है, क्या दर्शाएगी। तो ये प्रोटॉन की संख्या दर्शाती है, विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर होगा। परमाणु क्या होता है, जेड इज इक्वल टू क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, नाभिक में क्या, प्रोटॉन की संख्या, ध्यान रखना आपको। मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में रखा जाने वाला धातु कौन सा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये सोडियम है, विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सोडियम जो होता है ऑक्सीजन और जल के साथ ना तीव्र अभिक्रिया करता है, जिससे उष्मा और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, और वायुमंडल नमी से बचाने के लिए इसे केरोसिन में रखा जाता है। अगला देखिए क्या है, वृक्क यानी किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या होगी, ये नेफ्रॉन हो जाएगी, विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पौधों से जल की हानि को क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन, विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। और पौधों को ठंडा रखने और जल के ऊपर की ओर खिंचाव में सहायक होता है, और रंध्र के माध्यम से जल वाष्प की हानि को ही वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, इससे विटामिन डी मिलता है।
निम्न पर विचार करें, एक तरफ असर्शन और दूसरा रीजन दिया गया, उसके बाद कहा जा रहा है कि असर्शन रीजन दोनों सत्य है, इसकी व्याख्या करता नहीं। इस तरह के प्रश्न करते आ रहे हो आप लोग, समझ गए होंगे। यहाँ पर पहला असर्शन दिया गया है जो यहाँ पर यह है कि ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। ध्वनि जो होता है ना किसी भी माध्यम में, चाहे वायु हो, जल हो, ठोस कण के कंपन द्वारा ही संचरित होती है। निर्वात में कोई भी कण नहीं होते और कोई कंपन भी नहीं होता है और ध्वनि का संचरण भी नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो गया। ध्वनि तरंगों को संचरण करने के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। अभी मैंने बताया वायु, जल, ठोस, ये भौतिक माध्यम नहीं, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कथन सही है, रीजन सही है, दोनों तो हो गया। असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो होता है ना असर्शन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, पहला विकल्प यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसमें क्या परिवर्तन आएगा? भार में कमी होगा या फिर भार बढ़ेगा, दो ही चीज होगा। तो द्रव्यमान जो होता है ना, ये क्या होगा, क्या परिवर्तित होगा? तो भार में परिवर्तन आएगा, ये चीज तो क्लियर है। भार क्या होता है? mg होता है, जो गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है। और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है ना पृथ्वी का, अर्थ का क्या होता है? 1/6 भार हो जाता है, यानी 1/6 भाग हो जाएगा वहां पर। ठीक है, अगर पृथ्वी पर 6 किलो है तो वहां पर जाकर 1/6 किलो हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए इसको मिलाइए, उसके बाद देख लेंगे कूट की तरफ से कौन सा सही है कौन सा गलत है। सॉरी, मिला के देख लेंगे किसका कौन सा सही होगा। पहला उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का क्या होगा? तो ये पर दिया गया प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है, विकल्प पहला ही हो जाएगा। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है, ये भी सही है। और प्रिज्म जो होता है प्रकाशों को रंग में विभाजित करने का काम करता है। तीनों के तीनों ऑलरेडी मिलाए हुए ही है, 1, 2 और 3 विकल्प भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह का जो मान चलो कोई लेंस होता है ना, मान लो ये लेंस है, ये उत्तल लेंस है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं। अगर यहाँ से प्रकाश की किरणों को ना एक जगह ये किया जाए, यहाँ से यहाँ पर एक जगह फोकस किया जाए ना, तो ये क्या करेगा? यहाँ से एक जगह होकर के एकत्रित करके एक फोकस बिंदु बना लेगा, एक पॉइंट पर आएगा। यही अगर लेंस, ये उत्तल लेंस की बात मैं कर रहा हूं, ठीक, यही लेंस बदल दो, इसको कर दो, इसको लेंस कर दो, अवतल लेंस मान के चलो, ये अवतल लेंस है, नहीं बन रहा सही से बाबा। चलो इसमें क्या होगा, ये ना जैसे इससे टकराएगा, कोई भी रेखा यहां से जाएगी ना, तो तिरछा ये छितरा जाएगा यहाँ से, या ना बिखराव आ जाएगा। ये होगा अवतल लेंस का उदाहरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित पर विचार करें, असर्शन रीजन दिया गया है। अब देखिए दोनों सही है, गलत है क्या है देख लेते हैं। विद्युत फ्यूज का गलनांक कम होता है, ये वाला क्या है? सही है। जो फ्यूज तार का ना कम गलनांक वाले मिश्र धातु से ही बना होता, तो गलनांक कम ही होगा निश्चित रूप से। अगला है, धारा सीमा से अधिक होने पर यह पिघल जाता है और परिपथ को तोड़ देता है। बिल्कुल है, जब धारा अधिक होगी तो तार गर्म होगा, तार जैसे ही गर्म होगा तो ये पिघलेगा, अब पिघलेगा तो परिपथ क्या होगा? खुल जाएगा, और उपकरण जो होता है सुरक्षित रहेगा, तो परिपथ को तोड़ देगा। ये वाला भी सही दिया गया। तो अगर ये परिपथ को तोड़ेगा जब गलनांक कम होगा तभी तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट भी सही है। और रीजन जो होता है इसका है ना असर्शन की व्याख्या भी कर रहा है, तो पहला ही विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। असर्शन और रीजन दोनों सत्य है, रीजन जो है असर्शन की सही व्याख्या कर रहा है। निम्नलिखित पर विचार करिए, फिर से वही चीज है, कथन और कारण दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। जो रासायनिक गुण होते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर डिपेंड करते हैं, ना कि न्यूट्रॉन पर डिपेंड करते हैं। तो ये वाला भी सही होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, तो ये वाला क्या दिया गया है? दोनों सत्य दिया गया ना। उदाहरण के लिए ले लो कि हाइड्रोजन का समस्थानिक जो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, सभी धातु जो है H2O अम्ल आदि से बनते हैं, और समान इलेक्ट्रॉन होगा तो समान अभिक्रियाशीलता भी होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होगी। तो यहाँ पर दोनों को दोनों स्टेटमेंट भी सही है, और असर्शन जो है यहाँ पर रीजन जो है असर्शन की सही व्याख्या भी कर रहा है। पहला विकल्प इसका भी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब मिलान करना है, यहाँ पर एक तरफ सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है, उसके बाद कूट की सहायता से देख लेंगे कौन सा क्या कैसे है। अम्ल जो होता है लाल लिटमस पत्र को लाल करता है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीला करेगा, और लवण जो होता है उदासीनीकरण से बनता है। अम्ल जो होता है ना हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, अम्ल जो होगा हाइड्रोजन प्लस आयन देगा। क्षार जो होगा क्या होता है? OH माइनस आयन देगा। और लवण जो होता है अम्ल प्लस क्षार की अभिक्रिया होती है, अम्ल प्लस क्षार की अभिक्रिया होगा तो ये उदासीनीकरण से बनता है। तो तीनों के तीनों यहाँ पर सही मिलान किए हुए हैं, 1, 2 और 3 विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27वां प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है? इसका सही जवाब हो जाएगा चांदी, विकल्प ए। अब फिर से कथन और कारण यानी असर्शन रीजन दिया गया। जाइलम पौधों में जल का परिवहन करता है, ये क्या असर्शन सत्य दिया गया है। और जाइलम में गति जो होती है द्विदिशात्मक होती है, जो रीजन दिया गया ना गलत दिया गया। जो जाइलम होती है ना, जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिज लवण का परिवहन केवल एक दिशा में करता है, एक दिशीय होता है ये। ठीक है, क्या होता है, एक दिशीय होगा। तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर असर्शन क्या है, सही है, और रीजन यहाँ पर असत्य दिया गया है। पहला ही हो जाएगा, इसमें व्याख्या करना है नहीं करना ये सब नहीं दिया गया, सीधे पूछा जा रहा है सही गलत। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला सूची दूसरा सूची है, मिलान करके उसके बाद देख लेंगे कौन सा कूट यहाँ पर सही होगा। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण का उपयोगी है और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में काम आता है। तो ये सारे के सारे सही है, 1 2 और 3 हो जाएगा, वेरी इजी, विकल्प बी। अलैंगिक जनन का उदाहरण कौन सा होगा? तो ईस्ट में कली बनना, ये अलैंगिक जनन का उदाहरण होगा। और ईस्ट में एक छोटी कली बनती है, ठीक है, और ये क्या होती है, ये बढ़ेगी, ये बढ़ती है, और उसके बाद क्या होता है, ये अलग हो जाएगा। ये इसका पूरा प्रक्रिया है। किस चोल राजा ने संपूर्ण सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, पहला, विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और श्रीलंका पर आक्रमण किया था और उत्तरी हिस्सा को जोत करके जीत लिया था। उसके बाद चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था जिसको मोमोमो दी चोल मंडलम कहते हैं। लिख देता हूं यहां पर, नाम भी बड़ा खतरनाक है, मोमोमो दी चोल मंडलम, ये कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? ये भीमदेव था, पहला विकल्प यहाँ पर सही होगा। महमूद गजनबी ने जब 1025-26 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, बहुत नष्ट विनष्ट कर दिया था। उस समय गुजरात के चालुक्य वंश का शासन था। जब महमूद गजनबी हमला किया था तब भीमदेव प्रथम ही गुजरात का शासक था। युद्ध के दौरान वो कुछ समय के लिए कच्छ का जो कंठकोट किला है वहां पर चला गया था। कच्छ का कंठकोट किला, लिख दिए सही से, कंठकोट किला, वहीं पर चला गया था। कौन? भीमदेव प्रथम चला गया था। और गजनबी के जाने के तुरंत बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर पर पत्थर से फिर से निर्माण करवाया। और इससे पहले इसका मुख्य मंदिर ना लकड़ी और ईंट से बनाया माना जाता था। और भीमदेव प्रथम के काल को ही गुजरात की कला का स्वर्ण काल भी माना जाता। मोढेरा का सूर्य मंदिर भी बनवाया था। कहाँ का? मोढेरा का सूर्य मंदिर भी बनवाया गया था भीमदेव प्रथम के द्वारा ही। निम्न में से किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? ये अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था, विकल्प भी यहाँ पर सही जवाब होगा। खालसा भूमि मतलब वैसी भूमि जिसका राजस्व सीधे केंद्र या सुल्तान के खजाने में जाता था। इसका विस्तार ना अधिक पैमाने पर हुआ था क्योंकि इसका मुख्य कारण था उसकी कठोर भू राजस्व नीति जो कि वहां पर वसूला जाता था। और लगान की दर को बढ़ा करके उपज का 50% यानी कि 1/2 भाग कर दिया गया था, जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे अधिक था, सबसे टॉप पर था। ठीक, भू राजस्व संबंधी कार्य गयासुद्दीन बलबन जो था, इसने गुप्तचर विभाग यानी बरीद को मजबूत किया था और इक्ता प्रथा शुरू किया था। बरीद प्लस इक्ता किसने? ये गयासुद्दीन बलबन ने, याद होगा आप सभी को, बलबन। तुगलक क्या किया था? मोहम्मद बिन तुगलक की बात करो तो बिन तुगलक, इसने क्या किया? कृषि विभाग को दीवान कोही की स्थापना की और दोआब में कर वृद्धि कर दिया। दीवान ए कोही का व्यवस्था किया। और एक था फिरोज शाह तुगलक, FST, फिरोज शाह तुगलक। इसने क्या किया था? खालसा भूमि के बजाय इक्ता यानी जागीर प्रथा को फिर से जीवित किया और इसे वंशानुगत कर दिया था। यानी इक्ता प्रथा फिर से शुरू किया। इक्ता प्रथा फिर से स्टार्ट किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? इसमें से कौन सा होगा? तो ननकाना साहिब, विकल्प सी यहाँ पर सही जवाब होगा। गुरु नानक देव जी का जन्म जो हुआ था ना, कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। कहां पर? पंजाब में, पंजाब का तलवंडी में हुआ था। तलवंडी जो है यहीं पर हुआ था इनका जन्म। कृषकों की सहायता हेतु निम्न में से मध्यकालीन भारतीय इतिहास ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसने किया था? तो यह शुरू किया गया था शेर शाह सूरी द्वारा, विकल्प सी सही जवाब होगा। शेर शाह सूरी पट्टा और कबूलियत उसकी व्यवस्था का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। शेर शाह सूरी का कार्यकाल 1540 से 45 तक,
याद होगा आप सभी को। और एक छोटा सा शासनकाल था उसका, उसने कई सुधार किए। उन सुधारों में मुद्रा सुधार हुआ, जिसको चांदी का रुपया 178 ग्रेन और तांबे का दाम चलाया था, तांबा का दाम चलाया था। सड़क निर्माण कराया था, सड़क आजम, जिसको जीटी रोड के नाम से, ग्रेंटो ट्रैंक रोड नाम से अभी भी जानते हो सारे लोग। और मापन प्रणाली उसका सबसे अच्छा था, गज सिकंदरी, सन की डंडी का उपयोग किया जाता था। प्रशासन में जब्ती प्रणाली स्टार्ट किया था, भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान तय करने की शुरुआत इसी ने की थी। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अगला देखिए, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजन पद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये बुद्ध घोष की जो समंत पाशादिका है इसमें मिलता है। पहला ही विकल्प यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं को कोड कीजिए। यहाँ पर देखिए कौन सा, गिरपुर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जिला है, मेरठ में पड़ता है ये क्षेत्र, और हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, सबसे ईस्टर्न पैलेस है। ये वाला तो यहाँ पर सही दिया गया है। कालीबंगा जो है ये हरियाणा में, जो कालीबंगा है राजस्थान में, ये गलत दिया गया है। कहां पर है ये? राजस्थान में है। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है, यहीं पर ये कालीबंगा है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, तो सुमेलित नहीं है तो यही वाला हो जाएगा ना, राइट आंसर यही निकल के आएगा। ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। लोथल जो होगा गुजरात में, इस सारा ये सही दिया गया। गुजरात का अहमदाबाद जिला है वर्तमान का, यहाँ पर लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख गोदीबारा कहलाता था। रोपड़ जो होगा पंजाब, पंजाब का रूपनगर का क्षेत्र, रूपनगर का क्षेत्र जो स्वतंत्र भारत में उत्खनन हुआ था, आजादी के बाद इसका उत्खनन करवाया गया था रोपड़ का। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है, कालीबंगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैदिक धर्म और संस्कृति को संरक्षण की परंपरा निम्नलिखित में से किस वंश के द्वारा आरंभ की गई? कौन सा वंश था बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा शुंग वंश, विकल्प बी सही जवाब होगा। और शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने किया था 185 ईसा पूर्व में। ध्यान है ना आप सभी को। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? कूट दिया गया? नहीं, कूट नहीं दिया गया, यानी कि कौन सा सही सुमेलित है उसको देखना है, बाकी सारे गलत होंगे, उसको सुधार कर लेंगे। इसमें जो सही सुमेलित दिख रहा है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, ये वाला सही दिया गया, 1798-99। याद है ना आपको, टीपू सुल्तान को पराजित किया गया और युद्ध के मध्य मार दिया गया था। जो लॉर्ड वेलेस्ली के विरुद्ध ये हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारा गया था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1790। ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, विकल्प, ठीक है। अब इसको सुधार कर लेते। 1790-92 में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। इसमें ना टीपू सुल्तान की हार हुई थी, पहले तो ये चीज क्लियर कर लिए। और श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी और अपना आधा राज्य अंग्रेज को और अपने सहयोगियों को देना पड़ा था। तो ये पर अंग्रेजों को नहीं, अंग्रेज प्लस उसके सहयोगी जो थे उसको देना पड़ा आधा आधा राज्य। टीपू सुल्तान हार गया, लेकिन हार नहीं माना, फिर से चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध यहाँ पर लड़ता है श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें 1780-84 में हुआ था, 80 से 84 में हुआ था। और ये अनिर्णायक रहा था। युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। हैदर अली कब? 1782 में हैदर अली मारा जाता है और इसके बाद टीपू ने इसको जारी रखा और मंगलौर की संधि होती है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ टाटा बाय बाय समाप्त। पहला ये होता है 1767 और 69 में होता है पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। हैदर अली इसमें पराजित नहीं हुआ था, हैदर अली इसमें विजय होता है, विजयी भव विजय होता है। और यहां से होता है मद्रास की संधि, मद्रास की संधि होती है। शॉर्टकट में सारा फैक्ट आप लोग ध्यान रखना। मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से, दूसरे से मंगलौर की संधि। तीसरा में क्या हुआ था? तीसरा तो टीपू सुल्तान की हार हो गया था, लेकिन हार नहीं माना था और श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1798-99 में टीपू सुल्तान लड़ता है, पराजित हो जाता है और युद्ध के बीच ही मारा जाता है। और उस समय लॉर्ड वेलेस्ली उस समय गवर्नर जनरल था। अगला देखिए, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में विचार कीजिए। चलिए, दो स्टेटमेंट दिया गया। पहला है, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। कर्जन जो है ना, प्रशासनिक सुधार के नाम पर बड़ा प्रांत विशेषकर बंगाल की सीमा को बदलने का यहाँ पर निर्णय ले लिया था, ये तो सही हो गया। दूसरा है, पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया, ये भी सही दिया गया है, क्योंकि इसी योजना के बाद पूर्वी बंगाल और असम का नाम भी सामने आया था। और इसकी राजधानी कहाँ बनाई गई थी? दोनों की राजधानी ढाका रखा गया था, जो अभी बांग्लादेश का राजधानी है ढाका,
ये रखा गया था। दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही दिए गए हैं, 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था को बारामहल जिले में 1792 ईस्वी में पहली बार निम्न में से किसके द्वारा लागू की गई थी? ये अलेक्जेंडर रीड के द्वारा लागू किया गया था। विकल्प ए सही जवाब होगा। कब? 1792 में। मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिला था ये, और अलेक्जेंडर रीड द्वारा लागू किया गया। जो कैप्टन था ना अलेक्जेंडर रीड, मद्रास के बारामहल जिले में से परीक्षण के तौर पर एक पहली बार इसको लागू किया था, परीक्षा में ट्रायल लिया था। बाद में थॉमस मुनरो आया, पूरी मद्रास प्रेसिडेंसी और उसके आसपास के क्षेत्र में यह व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू कर दिया, जिसके कारण मुनरो को ना रैयतवारी प्रणाली का मुख्य जन्मदाता भी माना जाता है। किसका? रैयतवारी प्रणाली का जन्मदाता, प्रणाली जन्मदाता, शॉर्ट में लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेज फ्रांसिस डे ने सन 1639 में निम्न में से कहां के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया था? यह चंद्रगिरी का राजा था, उससे लिया था पट्टे पर। विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक चौकियां स्थापित की थी। इसी स्थान पर अंग्रेज ने एक किला का निर्माण भी कराया था, जिसको ना फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। लिख दो, फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम से भी उस किले को जाना जाता है। और यह भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला महत्वपूर्ण किला था, यह संत फोर्ट जॉर्ज। अगला देखिए, नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेज द्वारा व्यापार पर छूट का दुरुपयोग किया जा रहा था, यही था। विकल्प डी वेरी इजी। खिलाफत आंदोलन की लहर के बीच 1921 में केरल के तटवर्ती क्षेत्र में हुए कृषक विद्रोह को राष्ट्रीय स्तर के किन दिग्गज नेताओं का पुरजोर समर्थन प्राप्त हुआ था? इसका सही जवाब देखिए कौन सा होगा। यहां पर कहा जा रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए कूट की सहायता से। कौन कौन इसमें शामिल थे? तो इसमें जो शामिल थे, मोहनदास करमचंद गांधी तो थे, शौकत अली भी थे, और अबुल कलाम आजाद, तीनों के तीनों थे। जो 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था ना, खिलाफत और असहयोग आंदोलन से गहराई से बहुत जुड़ा हुआ था। गांधी जी और शौकत अली ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए वहां खुद गए थे, स्वयं मालाबार का दौरा किया था इन्होंने। क्योंकि कांग्रेस और खिलाफत कमेटी का उस समय एक साझा मंच हुआ करता था, इसलिए मौलाना आजाद जो है सभी प्रमुख नेताओं ने यहाँ पर किसानों की जायज मांग और ब्रिटिश दमन के खिलाफ अपना नैतिक समर्थन भी दिया था। तो तीनों के तीनों हो जाएंगे यहाँ पर 1, 2 और 3, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प टी। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 44। अब 45 की तरफ बढ़े। अवध के किसान आंदोलन के दौरान 1919 में प्रतापगढ़ जिले में बाबा रामचंद्र और अन्य किसान नेताओं के नेतृत्व में नाई धोबी बंद का आह्वान किया गया। इस विरोध प्रदर्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? यह जमींदारों के खिलाफ किसानों द्वारा अपनाया गया एक सामाजिक बहिष्कार का तरीका था, यही वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 1919 में हुआ था ना प्रतापगढ़ जिला में, बिना हक के जमीन से निकाल दिया गया था, भारी लगान के विरोध में यह रणनीति अपनाई भी गई थी। जो नाई धोबी बंद का अर्थ होता है कि नाई धोबी और अन्य सेवाओं प्रदाताओं जैसे थे कि जमींदारों को अपनी सेवा देना से मना कर दिया था, और यह एक तरह का ना असहयोग आंदोलन था, ताकि जमींदारों पर सामाजिक और नैतिक दबाव बनाया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य चेहरा बने थे बाबा रामचंद्र, और अवध के किसान को संगठित किया था और रामचरितमानस के जरिए एकजुट होने की बात कही थी इसने बाबा रामचंद्र ने। अगला देखिए, 1854 के सर चार्ल्स वुड शिक्षा प्रेषण के संदर्भ में उन नीतिगत बदलावों की पहचान कीजिए जिन्होंने आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली की आधारशिला रखी थी। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से होंगे। कूट भी दिया गया क्या? हाँ, कूट भी दिया गया। कहा जा रहा है कौन सा ऐसे सही है या है। चलिए स्टेटमेंट पढ़िए। पहला है, निजी संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार सहायता अनुदान प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव दिया गया था। वुड डिस्पैच 1854, याद है ना, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, और इसी ने भारत में शिक्षा की एक व्यापक योजना प्रस्तुत किया था। और शिक्षा का पद अनुक्रम था, जिसमें प्राथमिक स्तर से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक सीढ़ी नुमा ढांचा होता था, और नीचे जो प्राथमिक पाठशालाएं होती थी, नीचे का जो पाठशाला होता था ये देसी भाषा में होता था, और ऊपरी पाठशालाएं जो होती थे ये अंग्रेजी में पढ़ाया जाता था। ठीक है, एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल होता था, हाई स्कूल जिसको कहते हो, और ऊपर जो होता था कॉलेज और विश्वविद्यालय होते थे। शिक्षा का माध्यम अभी बताया मैंने, प्राथमिक स्तर पर स्थानीय यानी देसी भाषाओं को बढ़ावा दिया गया, जबकि उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को माध्यम बनाया गया। विश्वविद्यालय की स्थापना इसी में हुआ था। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया था, जो कि 1857 में बन गया था।
सहायता अनुदान निजी प्रयास और संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी आर्थिक सहायता देने की नीति भी शुरू की गई थी। शिक्षा विभाग, प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की सिफारिश की गई और महिला और शिक्षक शिक्षा जो इसमें शामिल था, महिला शिक्षा और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष रूप से जोर भी दिया गया था। तो ये सारे स्टेटमेंट यहाँ पर जो दिख रहे हैं हमें, यहाँ पर 1, 2 और 3, तीसरा भी हो गया इसमें, ये सारे के सारे सही है। तो 1, 2 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प डी वाला। साथियों, जिन्होंने जो मेगा मॉक टेस्ट नहीं ज्वाइन किया है वो जाकर के ज्वाइन कीजिए और नीचे दिए गए नंबर 8676934039 पर जाकर के व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए और 249 का भी ऑफर चल रहा है। फीचर्स इसका है 25 क्वेश्चन टेस्ट में करवाया जाएगा, डायरेक्ट वॉइस चैट मेरे साथ, मेंटरशिप और कंप्लीट स्टडी मटेरियल के साथ करंट अफेयर्स का सेशन स्पेशल करवाया जाएगा और मैथ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर भी करवाया जाएगा। अभी जाइए ज्वाइन कीजिए, 249 का ऑफर है, 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और इसको ज्वाइन करने के लिए आपके कमेंट बॉक्स में इसका लिंक भी डाल दिया गया और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप पर जाइए, वहां से कांटेक्ट कीजिए और पेमेंट करके डायरेक्ट अपना टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के वैचारिक इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण कृतियां नीचे दी गई, यानी कि कोई पुस्तक होगा। पहला है द ग्रेट डिवाइडेड के लेखक H.V. हडसन है। कौन सा पुस्तक है? द ग्रेट डिवाइडेड, H.V. हडसन है इसके लेखक। ये वाला क्या है? सही दिया गया है। ठीक है, सही पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य? सत्य वाला ही पूछ रहा है। चलिए, सही दिया गया है। दूसरा क्या है? हिंद स्वराज। क्या है? हिंद स्वराज, इसको ना हाईलाइट करते हैं। हिंद स्वराज मूल रूप से जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत की खोज के उत्तर के रूप में लिखी गई थी। ये वाला तो यहाँ पर स्टेटमेंट साफ साफ गलत हो गया था। ठीक है, हिंद स्वराज जो है ना महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था, MG महात्मा गांधी द्वारा। स्वराज और पश्चात सभ्यता की आलोचना किया था इसमें इन्होंने। अगला क्या हो जाएगा? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने विभाजन के जिम्मेवार कारकों का तीखा विश्लेषण किया। ये वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चौथा क्या दिया गया? ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री पर महात्मा गांधी द्वारा अपनी पुत्री को लिखे गए पत्रों का संकलन है। ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया है ना, ये वाला ना गलत दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए बताइए आप लोग? इसमें जवाहरलाल नेहरू का है, JL नेहरू, इंदिरा गांधी को लिखे गए ऐतिहासिक पत्र का संकलन है इसमें। ये वाला भी यहाँ पर गलत हो जाता है। तो 1 और 3 हो जाएगा, केवल 1 और 3 देखिए, विकल्प ए सही जवाब होगा, केवल 1 और 3। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में संगठित राजनीति के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों, नीचे दिए गए राजनीतिक संगठनों को उनके स्थापना वर्ष के आधार पर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बंग भाषा प्रकाशिक सभा की स्थापना कब हुई बताओ सारे? 1836 में हुआ था, बंगाल का पहला राजनीतिक संगठन था। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 में हुआ था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में हुआ था, जो आम जनता की स्थिति के सुधार के लिए गठित किया गया था। इंडियन लीग की स्थापना सारे को पता है 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष द्वारा राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए स्थापित किया गया था। 36, 38, 47, 75 एक लाइन से ही हो गया। 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 विकल्प ए करेक्ट आंसर हो गया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों को दिए गए करो या मरो निर्देशों के संबंध में कौन सा कथन असत्य दिया गया? इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखना है। सही जवाब हो जाएगा इसका विकल्प बी, सरकारी कर्मचारी नौकरों का त्याग करे परंतु आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो। ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया गया था। ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। पहला कर्नाटक युद्ध कब से कब तक? 1746 से 48 तक हुआ था, फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण हुआ था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसमें हो जाएगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, विकल्प सी राइट आंसर होगा। इसके सदस्य कौन कौन? मंत्री में ना जगजीवन राम थे, बलदेव सिंह हो जाएंगे और आसफ अली, ये सारे थे। और ना एक और जो थे सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, सी राज गोपालाचारी, बड़ा लंबा नाम रहता है। ये ना शिक्षा कला मंत्री थे, शिक्षा प्लस कला मंत्री थे। ठीक, जगजीवन राम सभी को पता है, श्रम विभाग इनको मिला था। बलदेव सिंह को मिला था रक्षा से, बलदेव बल से पता भी चलता है, रक्षा मंत्री। ठीक है ना। और आसफ अली को मिला था रेलवे प्लस परिवहन, रेलवे प्लस परिवहन मंत्रालय इनको दिया गया था। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी से।
परिसीमन आयोग के बारे में विचार करें। यहाँ पर पहला दिया गया, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है, कौन सा कथन सही पूछा जा रहा है, बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। पहला है, इसके आदेशों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है, बिल्कुल सही दिया गया है। जो परिसीमन आयोग के तहत आयोग की नियुक्ति होता है और आर्टिकल 329 में अदालत को परिसीमन मामले पर सवाल उठाने से रोक लगाता है। प्रधानमंत्री परिसीमन अधिनियम के तहत आयोग की नियुक्ति करते हैं। ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया है। जो आर्टिकल 82 है, संसद को हर जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग बनाने का अधिकार देता है और आर्टिकल 170 के तहत जो है राज्य विधानसभाओं के लिए सीट और निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्समायोजन का प्रावधान करता है। ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया है। तो पहला सही होगा ना, सही पूछा जा रहा है, केवल एक विकल्प ए सही जवाब हो गया इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले में वार्ड समिति अनिवार्य है। तो 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाएं होगी, वहां पर यह अनिवार्य होगा। विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है और पूछा जा रहा है कौन सी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं, इसमें से कौन कौन सी होगी। तो क्षमा करने की शक्ति है, तो जब कोई स्पष्ट बहुमत ना हो तो विधानसभा को भंग करना, क्षमा करना, बुलावा और महाधिवक्ता की नियुक्ति विवेकाधीन मंत्री परिषद की सलाह पर किया जाता है। विवेकाधीन शक्तियां इसमें से ये सारा तो नहीं होगा। राज्य विधानमंडल को बुलाना भी नहीं होगा इसमें, और राज्य विधानसभा को भंग भी नहीं कर सकता, महाधिवक्ता की नियुक्ति भी नहीं कर सकता है। तो कर क्या सकता है, कौन सा होगा, कोई नहीं। विकल्प डी इसका दिया गया है, कोई नहीं। ठीक है, यहाँ जो अनुच्छेद 153, 61, 63 को पढ़ लेना और साथ में आर्टिकल 213 भी पढ़ लेना, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति को पढ़ लेना। चलिए अगला देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया, पूछा जा रहा है कौन सा ऐसे सही है या है। ठीक है, यहाँ पर बताइए कौन सा होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 56 स्टेटमेंट पहला है, इसका मूल अधिकार क्षेत्र केंद्र तथा राज्यों के बीच विवादों तक फैला हुआ है। ये वाला स्टेटमेंट सही दिया गया है। इसका सलाहकार और क्षेत्राधिकार राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है। ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया है। तीसरा है, इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार में दीवानी और आपराधिक मामले शामिल होते हैं। ये वाला स्टेटमेंट सही है। संविधान का जो भाग 5 है, आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक सुप्रीम कोर्ट के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्ति और प्रक्रियाओं से संबंधित अनुच्छेद है ये, और संसद को इन्हें विनियमित करने का अधिकार दिया गया है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया भैया, ये वाला सही हो गया। तो 1 और 3 सही होंगे, 1 और 3, पहला विकल्प करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, धन विधेयक और वित्त विधेयक के बीच अंतर के बारे में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। नहीं को कोट कीजिए और बताइए इसमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा। तो दोनों में राज्यसभा बदलाव कर सकती है, विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये विकल्प जो है ना सही नहीं है। राज्यसभा जो है धन विधेयक में बदलाव नहीं कर सकता, लेकिन वित्त विधेयक में बदलाव करेगा। ठीक है, धन विधेयक में बदलाव नहीं, वित्त विधेयक में राज्यसभा बदलाव करेगा। तो यही इसका अंतर हो गया। वेरी जी आसान है समझना। चलिए आगे बढ़ना पड़ेगा अब क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है और पूछा जा रहा है संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, किसमें किसमें होगी। राष्ट्रीय आपातकाल में जो होगा किसका, विशेष बहुमत का आवश्यकता होगा। राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति में साधारण बहुमत की, और राष्ट्रीय शासन की मंजूरी में क्या होगा, इसमें भी साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। संवैधानिक विधेयक, संशोधन विधेयक की मंजूरी जो होगी ये विशेष बहुमत से होगी। विशेष से कौन कौन सा हो गया, पहला और चौथा हो गया। विकल्प बी हो जाएगा, केवल 1 और 4। आसान है ना समझना। और विशेष बहुमत क्या होता है, कुल सदस्यता का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 भाग। संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग का प्रावधान करता है, यह आर्टिकल 324 हो जाएगा, विकल्प बी। प्रश्नकाल मुख्य रूप से किसके लिए होता है, तो यह मुख्य रूप से होता है सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए, विकल्प बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ है क्या, इसमें ना श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है, विकल्प ए राइट आंसर होगा। जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होगा, तो सीमांत उत्पादन भी क्या होगा, शून्य हो जाएगा, विकल्प डी करेक्ट आंसर होगा। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई, सीधे लगाइए विकल्प बी, हाशिम समिति। हाशिम समिति 24 दिसंबर था, डेट था 24 दिसंबर 2012। अंतिम रिपोर्ट इसी दिन आयोग को सौंपा था हाशिम समिति ने। निम्नलिखित में से कौन से संस्था से मिलकर विश्व बैंक का गठन करते हैं, ये वाला है, और इधर कूट की सहायता से सही उत्तर कह रहा चुनने के लिए, सही उत्तर। ठीक है, यहाँ पर गलत भी कहता है कभी कभी या फिर असंगत भी कहता है,
यहाँ पर देखिए पहला हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, दूसरा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, और अंतर्राष्ट्रीय आईएमएफ इसमें नहीं आएगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, डेवलपमेंट बैंक इसमें शामिल होगा। ठीक है, आईएमएफ नहीं आएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ना एक अलग स्वतंत्र संगठन है जो विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं होगा। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 हो जाएंगे। 1, 2 और 4 विकल्प सी करेक्ट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कर वस्तु और सेवा कर में शामिल नहीं किया गया है? इसमें कौन सा टैक्स होगा? तो सीमा शुल्क इसमें शामिल नहीं होगा, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो गया। हालांकि सीमा शुल्क को ना वस्तु और सेवा कर में शामिल नहीं किया गया, और अभी भी आयातित वस्तुओं पर अलग से लगाया जाता है। ये जो पोर्ट होके आएंगे ना भारत में, उस पर लगाया जाएगा सीमा शुल्क। वह मुद्रा जिसे निम्न ब्याज दर पर प्राप्त किया जा सकता है कहलाता है, इसको कहा जाता है सस्ती मुद्रा, विकल्प सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान क्या है? चौथा स्थान है भारत का, विकल्प डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चीन, जापान, स्विट्जरलैंड 700 अरब डॉलर का आंकड़ा पार करने वाला दुनिया का चौथा देश भी बन गया है। दिसंबर 2024 तक का डाटा है, भारत का लगभग 644.39 बिलियन डॉलर था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब अभी हाल ही में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है, जापान को पीछे छोड़ दिया है, 4th स्थान पे आ गया है दुनिया में। केंद्रीय बजट 2025-26 में निम्न में से किन समूहों का पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव दिया गया है? ये सारे स्टेटमेंट दिए गए, सही उत्तर का चयन करना। इसमें से कौन कौन सा होगा? तो एक तो गरीब वाला पार्ट होगा, दूसरा युवा को शामिल किया गया है, अन्नदाता और नारी को शामिल किया गया। रेलवे इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, रेलवे इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो इसका ना एक कुछ ट्रिक था, ऐसे करके इसमें ऐसे कर ज्ञान करके था, ज्ञान करके, जी से गरीब, वाई से यूथ, ए से अन्नदाता और एन से नारी, ये ज्ञान करके ट्रिक है, इसको शामिल किया गया, याद रखना ज्ञान ट्रिक। तो कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4 हो गया ना, विकल्प ए राइट आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन से बिहार के जिले उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? भोजपुर, कैमूर, बक्सर, रोहतास, कौन कौन सा होगा? तो इसमें शामिल कौन कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग। तो मुझे तो सारे लग रहे हैं। जो बिहार का 7 जिला है, कौन कौन सा? पश्चिम चंपारण होगा, पूर्वी चंपारण होगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया, किशनगंज, ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो कौन सा करेगा इसमें से? उत्तर प्रदेश के साथ ये सारे हो जाएंगे, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, बक्सर। ठीक है, 1, 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। गौतम बुद्ध ने मुख्य रूप से किस भाषा में अपने उपदेश दिए थे? तो इनका भाषा था पाली भाषा, विकल्प बी होगा ना, पाली भाषा था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन सा था? बुद्ध, धम्म और संघ। मेगास्थनीज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर, मेगास्थनीज सेल्यूकट निकेतर का जो राजदूत था, ये वाला सही है। दूसरा है, वह बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था, सही है। चंद्रगुप्त मौर्य 305 सिकंदर उत्तराधिकारी बना था, सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध हुआ था। युद्ध के बाद संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, मकरान और हेरात का क्षेत्र मिला था। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी भी एक गिफ्ट में दिया था, उपहार में दिया था। युद्ध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी राजकुमारी जो हेलेन कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री थी, इसी से विवाह भी कर लिया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, और मेगास्थनीज ने ही इस इंडिका नामक ग्रंथ भी लिखा था। ठीक है ना, मैं इसके दरबार में आया था। ठीक है, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये तो गलत हो गया भैया, तो केवल एक सही होगा, विकल्प ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरजगढ़ के युद्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, सूरजगढ़ का युद्ध वर्ष 1634 में लड़ा गया था ना, ये 1534 में लड़ा गया था, 1 साल बढ़ा के दिया है इसमें। वह युद्ध हुमायूं और यह युद्ध जो है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था, ये भी गलत दिया गया। ये ना शेरशाह सूरी और बंगाल के शासक महमूद शाह के बीच लड़ा गया था, हुमायूं नहीं था, महमूद शाह था। महमूद शाह और शेरशाह सूरी के बीच, ये भी गलत दिया गया। ना तो 1 ना ही 2, कोई भी सही नहीं है, विकल्प डी। बिहार सदाकत आश्रम की स्थापना किसके द्वारा और किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान की गई थी? तो ये हुआ था मौलाना मजरुल हक के द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 30 सितंबर 1921 को मजरुल हक ने सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया था। नाम था द मदरलैंड। समाचार पत्र का नाम याद रखना आप लोग। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र के जोन 1 में कितने जिले शामिल हैं? वेरी इजी, 13 जिला शामिल है। कौन कौन सा शामिल होगा पहले जोन में बताइए? पहले जोन में आएगा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर,
फिर इधर आइए, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय का क्षेत्र आ जाएगा। तुतला भवानी जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प कौन सा होगा भाई? रोहतास में है ना तुतला भवानी, विकल्प बी हो जाएगा रोहतास में। एल्युमिनियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट बिहार के किस जिले में मुख्य रूप से पाया जाता है? ये तो मुंगेर में पाया जाता है, विकल्प बी होगा। मुंगेर का क्षेत्र जो खड़गपुर पहाड़ी है ना, और जमुई का क्षेत्र, इसका इस्तेमाल ना मुख्य रूप से बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर लगभग कितनी थी? जो सुपर 30 वाले थे उनको ना बिहार का जनगणना स्पेशल 2-3 पेज का था, जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स भेजा गया था, उसको पढ़ना था। सारे लोग पढ़ लिए होंगे तो सही है। ये था 59.8%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आजादी के बाद बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? इनका क्या नाम था बताइए मुस्लिम मुख्यमंत्री का? तो इनका नाम है अब्दुल गफूर, विकल्प होगा। पहली महिला मुख्यमंत्री सभी को पता है, राबड़ी देवी का नाम आएगा। और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले जो बाबू साहब है नीतीश कुमार, 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, गिनीज बुक में इनका नाम भी छप गया है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में प्रचुरता में नहीं पाई जाती है? नहीं, यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से कंफ्यूज करने वाला बात आ रहा है, नहीं पाई जाती है पूछा जा रहा है। तो नवीन जलोढ़ जो खादर मिट्टी होती है ये नहीं पाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा विकल्प डी। ये नवीन जलोढ़ जो होती है ना, नई जो खादर मिट्टी, लाल पीली बलथर मिट्टी होती है, और ये ना कहाँ की है? उत्तरी बिहार की, उत्तर बिहार की मिट्टी है ये ध्यान रखना आपको। जो बलथर मिट्टी है, बलथर ये दक्षिण बिहार की होगी, करेल केवाल मिट्टी होगी ये दक्षिण बिहार की, और कगारी मिट्टी भी होगी, ये दक्षिण बिहार की मिट्टी पाई जाएगी। चलिए अगला देखिए, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में है? वेरी जी, मुजफ्फरपुर में है। बिहार में प्रस्तावित मखाना बोर्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और निर्यात को बढ़ावा देना, विकल्प सी सही जवाब होगा। चलिए अगला देखिए, संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण के तहत सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 10 लाख सूक्ष्म उद्यमियों के लिए कितने ऋण सुविधा बजट 2025 में प्रस्तावित की गई है? ये 5 लाख रुपए है, विकल्प 20 का सही जवाब होगा। चलिए फटाफट करते चलते हैं, अब करंट वाला आएगा। अगले 3 वर्षों के लिए सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर DCCC स्थापित करने की योजना है। वर्ष 2025-26 में कितने सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 200 सेंटर। हाल ही में बिहार के मधुबनी में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के दौरान बिहार के किस पंचायत को विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए चुना गया है? यह होगा मोतीपुर, जो समस्तीपुर जिला में पड़ता है, रोसड़ा प्रखंड में मोतीपुर पंचायत है, विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। 24 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर ये राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार इसको दिया गया है। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसका उद्घाटन बिहार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, बेंगलुरु। ये जो है ना मोतीपुर पंचायत, यहाँ पर ना जो गोबर वगैरह होता है ना, गाय के गोबर होते हैं, उसे उपला वगैरह, गोईठा जो बिहार में बोलते हैं, वो बनते हैं। तो वहां की जो मुखिया है, महिला मुखिया है, उन्होंने गोबर से जो ईंधन वाली गैस है, जो आप लोग गैस LPG जलाते हो, गोबर से गैस बनाने की तकनीक बहुत सारे घर में उपलब्ध करवा दिया है, और बहुत सारे जगह अपने खर्च पर उन्होंने किया था, इसलिए ना टॉप पर आया बिहार का पंचायत मोतीपुर, समस्तीपुर जिला में पड़ता है, रोसड़ा प्रखंड में। चलिए अगला देखिए, हाल ही में बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त कर दी। इस योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2006 में किया गया था, विकल्प सी इसका सही जवाब हो गया। अप्रैल 2025 में मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता था? सही जवाब होगा रजत पदक, विकल्प बी। अप्रैल 2025 में बिहार में पहली बार JP गंगापत पटना में भारतीय वायुसेना ने किस एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया था? यह था कौन सा टीम? सूर्य किरण। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को मित्र विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो ये हो जाएगा श्रीलंका का, विकल्प डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और श्रीलंका के कौन है प्रधानमंत्री बताइए आप लोग? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में दूसरा सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित देश कौन सा रहा है? ये जो आतंक से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है, ये पाकिस्तान सब दिन रहा है, सब दिन रहेगा भी। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज पंबन ब्रिज निम्न में से किस राज्य में बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। फरवरी 2025 में स्वतंत्रता सेनानी सैम नुजोमा का निधन हो गया। ये किस देश के संस्थापक थे? तमिलनाडु के, विकल्प तमिलनाडु नहीं, इसका राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसका तो आंसर तमिलनाडु होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 पढ़ रहे थे ना,
मोजाम्बिक हो जाएगा, विकल्प डी मोजाम्बिक हो जाएगा। और ना 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। और नामीबिया के संस्थापक और राष्ट्रपति भी थे। कौन? सैम नुजोमा। जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अफ्रीकी देश गिनी गणराज्य के लिए भारत के लिए पूर्णतः निर्मित लोकोमोटिव इंजन को हरी झंडी दिखाई। यह इंजन किस राज्य की फैक्ट्री से निर्यात किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार से। ठीक है, बिहार से ये बना है। और ये ना बिहार का जो सारण जिला है, छपरा में मढ़ौरा डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री में ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की महिला कमला प्रसाद विशेषर की पार्टी ने किस देश में चुनाव जीता और दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी? ये हो जाएंगी त्रिनाद और टोबैगो, विकल्प सी। भारत ने किस पड़ोसी देश ने ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली है? करेक्ट आंसर बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मान मिला है किसको? मनु भाकर को, विकल्प सी होगा। पुरस्कार सम्मान से सम्मानित 1 घंटे का वीडियो अपलोड किया गया, उसको देख लीजिए। 1 से 2 प्रश्न पुरस्कार से रहते ही रहते हैं। अंतरराष्ट्रीय करियर से संन्यास लेने वाले दिग्गज खिलाड़ी अचंत शरत कमल का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध जो है ना, ये खिलाड़ी थे टेबल टेनिस के, विकल्प बी होगा। वर्ष 2025 के लिए प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार हेतु किस निम्न में से किसको चुना गया? तो ये लियू जिग्याकुन है, विकल्प ए वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये मिला है 15वां स्थान भारत को। और जो रिपोर्ट और सूचकांक से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया गया, उसको भी जाकर के देख लेना। एक प्रश्न इससे भी रहते हैं, 1 घंटे का वीडियो देख लोगे, एक प्रश्न जो भी एग्जाम दोगे वहां पर आते ही आते हैं। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में उपन्यास फ्लैश के लिए किसे बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है डेविड स्लेजले को, ठीक है। और इसने उपन्यास फ्लैश के लिए जीता है। कौन सा? इनका उपन्यास का नाम है फ्लैश, और पुरस्कार राशि जो दिया गया है 50 के पाउंड इनको राशि मिला। चलिए 100 प्रश्न हो गए आपके। अगर 70 प्लस सही हो रहे हैं, पेपर थोड़ा सा ठीक ठाक था, 70 प्लस हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में अभी तैयारी में जान लगाए रहिए, अभी देरी है एग्जाम में। और जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हो, क्या मेगा मॉक टेस्ट 40 फुल लेंथ टेस्ट करवाए जा रहे हैं, 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और इसका ऑफर प्राइस ना सिर्फ और सिर्फ 249 रुपए रखा गया है, जो कि 9999 है। 249 में आपको यहाँ पर मिल रहा है, प्रोवाइड हो रहा है। नीचे दिए गए नंबर पर जाकर व्हाट्सएप कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए, कॉल कर सकते हो और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। 5 जनवरी से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।